हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज की महत्वपूर्ण क्लास इकोनॉमिक्स की है। हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग पूरी इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन बेस पर आपको समझाएंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। और ये वो क्वेश्चन होंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर बहुत ज्यादा रोल निभाया है और आने वाले आगामी एग्जाम में भी इनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आपसे साझा करेंगे, उनकी सारी डिटेल भी आपको बताएंगे। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सबसे अधिक योगदान देता है, या फिर जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, या फिर हमारा यूनिवर्सल है, सार्वजनिक? तो इनके अंदर पहले तो मैं बात करूं कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है, द्वितीय क्या होता है, तृतीय क्या होता है, फिर इसके आंसर को हम लोग बताएंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर, जिसके अंदर प्राकृतिक क्षेत्र आता है या प्राकृतिक एरिया आता है। जैसे कि हम लोग बात करें आपसे कृषि है, वानिकी है, या मछली पालन है, या मत्स्य पालन है, ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। सेकेंडरी सेक्टर जो है ये इसके अंदर हमारे प्राकृतिक चीजें ना आकर इसके अंदर आएगा उद्योग आएगा इसके अंदर, इसमें विनिर्माण आएगा, ठीक है जी। इसके अंदर ही निर्माण आएगा, इसके अंदर ही बिजली आएगी, इसके अंदर ही गैस आएगी, इसके अंदर ही गैस आपूर्ति मतलब जल आपूर्ति आएगी। सारी चीजें जो है हमारी वो क्षेत्र का पार्ट है। द्वितीय का क्षेत्र का पार्ट है हमारा, जो सेकेंडरी जो सेक्टर है उसका पार्ट है। अब टर्सरी की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आती है हमारी सेवाएं मतलब जिसमें हम लोग कहते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो संचार हो, वायुयान हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, ये सारी सेवाएं जो है हमारी वो तृतीय का क्षेत्र के अंदर आती है। अब ये जो तृतीय का क्षेत्र जो है आज के टाइम में भारत में सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ज्यादा जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जो दिया जा रहा है वो तृतीय क्षेत्र के द्वारा दिया जा रहा है, टर्सरी क्षेत्र के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर चला जाएगा हमारा तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन है हमारा कि जीएनपी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान कौन देगा? तो तृतीय क्षेत्र। ओके जी, अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? हमारी मिक्स इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर सरकारी और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। किस किस का? एक तो हमारी गवर्नमेंट का और एक इसमें प्राइवेट का। हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण किस देश का सबसे ज्यादा है? तो वो है भारत, ठीक है जी। तो भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व है, ठीक है। एक हमारी होती है कैपिटलिज्म, जिसे हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये जिसके अंदर पूरा प्राइवेट सेक्टर का होल्ड रहता है, ठीक है जी। एक बड़े उद्योगपतियों का इसमें क्या रहता है? सहअस्तित्व रहता है। इसके अलावा एक होती है हमारी नंबर सेकंड पूंजीवादी है, और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार पूरी जनता के हित में कार्य करती है, जनता के लिए कार्य करती है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। और हम दोनों जो भारत जो है, भारत पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसलिए हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र के अंदर वैश्वीकरण क्या है? मतलब अर्थव्यवस्था का एकीकरण है, वित्तीय बाजार का एकीकरण है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था का एकीकरण है, के साथ एकीकरण है, या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण है? तो पहले तो बात हम लोग कर ले कि वैश्वीकरण जो होता है, जैसे हम लोग भारत की बात करें, हमारा इंडिया है, इस इंडिया के अंदर जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो अंदर अंदर चल रही है, और इसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बाहरी क्षेत्र से जोड़े, अपने भारतीय देश के से बाहर जाकर अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़े, तो वही हमारा वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो इसका मतलब सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मतलब विश्व की इकोनॉमिक्स के साथ एकीकरण कर देना, वही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बेरोजगारी किस्म पाई जाती है? मतलब किस प्रकार की किस्म पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार, ये बेरोजगारी, या संरचनात्मक बेरोजगारी? तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा?
इसका आंसर जाएगा इनमें से सभी। ये सभी प्रकार की बेरोजगारी भारत के अंदर होती है। ग्रामीण के गांव के अंदर एक कम रोजगार होना ये भी है। ये बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब हमारी कोई कभी कोई ऐसा होता है कि हमारी इकोनॉमिक्स बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके बाद क्या होता है वो इकोनॉमिक्स मतलब हमारी कोई कार्य एक तेजी से बढ़ रहा है, वो एकदम से नीचे गिर जाना, फिर बढ़ जाना, फिर घट जाना, चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब होता है कि ऐसी बेरोजगारी जो जैसे आज हम लोग एक वो कर रहे हैं, का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है या फिर वो एक समृद्ध है, वो एक समृद्ध उद्योग है, ठीक है, तो यहाँ पर रोजगार सही रहेगा। लेकिन अगर उद्योग हमारा कम हो गया या हम लोग ये कहने लग जाए कि इस उद्योग की डिमांड कम होगी और किसी और उद्योग की डिमांड ज्यादा होगी, तो इस उद्योग के अंदर काम करने वाले जो भी व्यक्ति थे तो उनका काम ठप हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। और बेरोजगार जब हो जाएंगे तो इस प्रकार की ही बेरोजगारी को हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। कि जब कोई एक उद्योग अच्छा खासा चल रहा है, जैसे बाइक का उद्योग अच्छा चल रहा है और बाइक खरीदनी बंद कर दी गई लोगों ने, अब डिमांड है कार की, तो कार अगर लोग ज्यादा खरीद रहे हैं तो कार के अंदर कामकाज करने वाले लोग का तो कामकाज मिल जाएगा, लेकिन जो बाइक के पर निर्भर थे लोग तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, और जब वो बेरोजगार हो जाएंगे उसी को हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार क्या है? जो मानव विकास सूचकांक आता है उसके अंदर क्या क्या आता है? एक तो स्वास्थ्य है हमारा, शिक्षा है और जीवन स्तर है। मतलब हमारी लाइफ जो हमारी एक अच्छी खासी लाइफ चलती है, मतलब किसकी कैसी प्रकार किस प्रकार की लाइफ है, जीवन स्तर किस प्रकार का है वो, और एजुकेशन कितनी अच्छी है कितनी कम है, लोगों के पास में कितना अच्छा स्वास्थ्य है कितना नहीं है, उसी आधार पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर ही मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। तो ये आंसर हमारा सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? मतलब कौन सा ऐसा एक सूचकांक है जो भारत में गरीबी की तीव्रता को, इंटेंसिटी को मापता है सबसे अच्छे तरीके से? तो वो है आपका सही आंसर, इसका जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मल्टी डाइमेंशन डायमेंशन पॉवर्टी पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये कहा जाता है एमपीआई। एमपीआई जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, जिसके अंदर देखा जाता है कि लोग कितने गरीब हैं, कितने मतलब खाने के लिए, रहने के लिए, बीमारी की स्वास्थ्य को ठीक कराने के लिए क्या चीज लोगों के पास है या नहीं है, वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से हम लोग गरीबी की तीव्रता को मापते। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। पहला तो एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि ऐसी रोजगारी जो छिपी हुई रोजगारी होती है उसे किस प्रकार से, किस नाम से जानते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, तो आपका आंसर क्या जाएगा इसका सही? तो आंसर रहेगा कि जो हमारी एक तो कृषि क्षेत्र में लोग ज्यादा लगे हुए हैं, ज्यादा लोग हैं तो वहां पर बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी होती है। एक ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है तब भी लोग बाग जाते हैं, काम कम है, तो यहाँ पर भी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसके अंदर लोगों की तादाद तो ज्यादा है लेकिन काम कम है, काम जो होता है वो कम होता है, तो इसी बेरोजगारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो आंसर जाएगा कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन? कौन भारत में बेरोजगारी और मतलब बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है? तो आंसर जाएगा आपको एनएसएसओ, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल नेशनल सर्वे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो एनएसएसओ जो होता है वही बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत करता है। इसकी स्थापना जो हुई थी एनएसएसओ की, वो हुई थी 2019 में, 2019 में हुई थी। इसके अंदर किस किस को मिलाया गया था?
इसकी स्थापना इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1950 में हुई थी, 1950 में हुई थी, और 2019 में इसी को मिलाकर और CSO को मिलाकर एक राष्ट्रीय, जिसे कहा गया था नेशनल स्टैटिस्टिकल्स ऑर्गेनाइजेशन NSO की स्थापना की गई थी 2019 में। और ये कब की गई थी? हमारी 23 मई 23 मई को की गई थी स्थापना NSO की। और किसको मिलाकर की गई थी? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की स्थापना हुई थी 1950। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी है, साम्यवादी है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स जो है वो मिक्स इकोनॉमिक्स है इंडिया की। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। अपर्याप्त उत्पादन अक्षमता जो है ये हमारी रहेगी संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम भी निश्चित किया था किसके द्वारा? मतलब किसने भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति पर कैपिटल इनकम को आंका था और वो बताया था कि प्रति व्यक्ति आय जो है हमारी वो 20 रुपए है। और ये कहा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का आकलन भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। और किस पुस्तक में किया था? पुस्तक इनकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये वो पुस्तक थी जिसके अंदर दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? पर कैपिटल इनकम को 20 रुपए बताया था भारत के व्यक्ति की। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, नेशनल इनकम जो होती है वो किसके द्वारा अनुमानित होती है? क्या योजना आयोग के द्वारा होती है, क्या वित्त मंत्रालय के द्वारा होती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके द्वारा क्या होती है? नेशनल इनकम का आकलन किया जाता है भारत के अंदर। अब CSO की स्थापना की बात करें तो 1951 में इसकी स्थापना हुई थी और यही भारत में पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन इत्यादि को आंकता है या उसका आकलन करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? मतलब उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की एक सर्वाधिक, मतलब एक मैक्सिमम जो उपयुक्त माप है, मेजरमेंट है, वो क्या है? तो क्या GDP है, क्या NDP है, क्या NNP है, क्या CPI है, PCI? तो इसका सही आंसर जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये वो है हमारा जिसे GDP कहते हैं। और GDP के द्वारा ही हम लोग किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को आसानी से माप सकते हैं। GDP क्या होती है कि किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर रहकर उस देश के लोगों के द्वारा कमाया गया कुल पैसा उस देश की GDP कहलाता है। बस इतना आप बेसिक से याद रखेंगे, इसको आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे जब GDP पढ़ाएंगे तो। ठीक है, किसी भी बाउंड्री, किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर रहकर किसी भी उस देश के व्यक्तियों के द्वारा कमाया गया कुल पैसा GDP। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है हमारा बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर ये है किस आयोग के द्वारा बताया गया? तो नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसे कहते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा नीति आयोग उस रिपोर्ट के माध्यम से बताता है कि भारत के अंदर सबसे गरीब राज्य कौन सा है, उससे ज्यादा कौन है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, पहले बिहार है, फिर झारखंड है, फिर यूपी है, थर्ड नंबर पे भारत का सब। अगला क्वेश्चन है, GNP से NNP निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो मूल्यह्रास को घटाया जाता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो NNP होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है GNP डेप्रिसिएट माइनस डेप्रिसिएट मतलब होता है ह्रास, मूल्यह्रास। तो ये होता है। तो NNP जो निकाली जाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, GNP में से किसको घटाया जाता है? मूल्यह्रास को घटाया जाता है। तो आंसर लगेगा आपका ह्रास। ठीक है, और अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि GNP क्या होता है, तो GNP जो होता है वो GDP और विदेशों से कमाया गया पैसा, वो भारतीय लोगों के द्वारा विदेशों में से कमाया गया पैसा वो जोड़ देंगे,
और जो भारतीय लोग हैं, मतलब भारत के अंदर विदेशी लोग हैं, उनका पैसा घटा दिया जाता है, तो तब जाके जीएनपी बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश घटता है, तत्पश्चात बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, या बढ़ता जाता है या घटता जाता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, इकोनॉमिक जो हमारी होती है वो ग्रोथ करती है, डेवलप होती है, तो ऐसे ऐसे जो हमारी ट्रेजरी सेक्टर है वो बढ़ता चला जाता है, हमेशा इंक्रीज होता है वो सेक्टर जिसमें, मतलब जब अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ती है तो तृतीय क्षेत्र बढ़ता चला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है, तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक, संरचनात्मक। तो आप हमारा आंसर लगेगा सही चक्रीय, जो हमारी व्यवस्था है संरचनात्मक। संरचनात्मक जो है, चक्रीय नहीं है, तो संरचनात्मक हमारी अर्थव्यवस्था जब बेरोजगारी भारत में सबसे अधिक है। भारत में सबसे अधिक जो बेरोजगारी है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आपका आंसर क्या लगेगा, आपका आंसर लगेगा संरचनात्मक बेरोजगारी, भारत के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अब संरचनात्मक बेरोजगारी अभी हमने बताई थी आपको कि यदि किसी काम में कोई व्यक्ति लगे हुए हैं और उस काम में से वो काम थोड़ा धीमा पड़ जाता है, उसका प्रोडक्ट कम बिकता है, तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो जो पहले प्रोडक्ट बनाने वाले या पहले कंपनी में कार्यरत थे लोग वो बेरोजगार हो जाते हैं। जब वो बेरोजगार हो गए तो हमारी संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमानित क्या है। भारत में जो राष्ट्रीय आय जो होती है उसको कौन अनुमानित करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी करेगा, सीएसओ करेगा। इससे पहले भी क्वेश्चन ओके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, ये ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1949 में 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी, नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर क्या लगेगा आंसर लगेगा हमारा पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस जो थे हमारे 1949 में गठित हुई जो कमेटी थी राष्ट्रीय आय समिति, उसके अध्यक्ष थे। और पीसी महालनोबिस ही वो व्यक्ति हैं जिनके सिफारिश पर, मतलब जिनके मॉडल पर सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन था, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन जो था हमारा सेकंड, वो भी किसकी, पीसी महालनोबिस की ही अध्यक्षता में या फिर उनकी ही कमेटी के आधार पर बनाए गए, मतलब 5 ईयर प्लानिंग कमीशन चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे कौन, मतलब बाजार में किस प्रकार से बाजार चलता है, किस प्रकार से कार्य करता है, तो उसमें उसके जो प्रस्तुतकर्ता थे, जिसने उसको रिप्रेजेंट किया था, तो वो थे व्यक्ति जेबीसी जो थे वो बाजार नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। और ये जो माल्थस थे, इन्होंने क्या किया था कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या और इसके अलावा तो हमारा कह सकते हैं कि जनसंख्या के बारे में इन्होंने बताया था कि जनसंख्या किस तरीके से ग्रोथ करती है और खाद्य आपूर्ति किस तरीके से कम पड़ती जा रही है। तो जनसंख्या हमारी ज्यामिति आधार पर बढ़ रही है और गुणात्मक आधार पर जो बढ़ती है हमारी, वो बढ़ती है खाद्य व्यवस्था, ये बताया गया था माल्थस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्य हो चुका है। अवमूल्य का मतलब होता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन कितनी बार हो चुका है अब तक भारतीय रुपए का, तो वो हो चुका है 3 बार। कब कब हुआ है, 1949 में हुआ है, फिर 1966 में हुआ है और 1991 में हुआ था। ये 3 बार हुआ है। 20 सितंबर को तो ये हुआ था 1949 में, उसके बाद 6 जून 1966 को ये हुआ था और 1 जुलाई 1991 में ये हुआ और फिर 3 जुलाई 1991 में एक फिर दोबारा से यही हो गया था। तो इसको एक ही बार माना जाता है, 1 जुलाई 1991 और 3 जुलाई 1991, और ये फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन आ जाता है। पहली बार डीवैल्यूएशन कब हुआ था, तो 1949 में, दूसरी बार 1966 में, तीसरी बार 1961 में हुआ था। डीवैल्यूएशन क्या होता है, जब कोई देश अपने देश की मुद्रा, अपने ही देश की मुद्रा, जैसे मैं बात करूं भारत है, ये भारत है और भारत अपने देश की जो करेंसी है, रुपया है, इस रुपये को डॉलर के मुकाबले कम कर दे, तो वो
उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे आज $1 बराबर सपोज कर लो 80 रुपए है और $1 बराबर भारत सरकार ने 90 रुपए कर दिया अपने आप जानबूझकर। सामान सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से सामान सस्ता हो जाएगा और लोग जो भारत के अंदर जो इन्वेस्टर हैं वो ज्यादा से ज्यादा आएंगे, तो इस प्रकार से डिवैल्यूएशन कर दिया जाता है। कई सारे इंपोर्टेंस हैं, कई सारे महत्व हैं डिवैल्यूएशन के और कई सारे नुकसान भी हैं डिवैल्यूएशन के। अगला क्वेश्चन है अवमूल्य का उद्देश्य, वही चीज है क्वेश्चन, डिवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या है? निर्यात को हतोत्साहित करना होता है, आयात को प्रोत्साहित करना होता है, विदेशी मुद्रा का महत्व घटाना होता है या निर्यात को प्रोत्साहित करना होता है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर हमारा जाएगा कि विदेशी मुद्राओं का महत्व घटना होता है। विदेशी मुद्राओं का महत्व, इंपोर्टेंस घटना, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही जाएगा जो हमारा अवमूल्य है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती है, महंगी हो जाती है या फिर क्या हो जाता है प्रचुरता से मिलती है। तो ये आंसर सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महंगी हो जाती है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो जो पहले 10 रुपए की चीज हुआ करती थी आज वही चीज जो है हमारी 12 रुपए की हो चुकी है या फिर वो चीज 15 की हो चुकी है। तो ये क्या हो जाता है कि जो सामान पहले 10 रुपए में जितना आता था आज वो सामान खरीदने के लिए हमें 15 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब मुद्रा की वैल्यू घट गई और मुद्रा की वैल्यू घटेगी तो मुद्रास्फीति हो जाएगी। इसका मतलब वस्तुएं जो हो जाती है वो महंगी हो जाती है। आंसर है हमारा ये ऑप्शन नंबर सी था। और क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एमपी के अंदर करेंसी जो छपती है वो कौन से जगह पर छपती है? तो देवास, नीमच, होशंगाबाद या गुना में। तो इसका सही आंसर रहेगा देवास के अंदर। हमारे भारत के अंदर जो 4 एरिया हैं उन चारों एरिया के अंदर कहाँ कहाँ पर करेंसी है छपती है? तो नासिक के अंदर करेंसी छपती है, ठीक है जी, नोट छपते हैं। इसके अलावा देवास में छपते हैं, इसके अलावा मैसूर में छपते हैं, इसके अलावा सालबोनी में। सालबोनी कहाँ पर है? सालबोनी है हमारा कहाँ पर भाई? सालबोनी है पश्चिम, ठीक है, ओके। तो ये आंसर है हमारे क्वेश्चंस, बड़े काफी जरूरी थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है हमारे एग्जाम के लिए। इसके अलावा इसी से संबंधित, करेंसी से संबंधित ही क्वेश्चन आ जाता है टकसाल। टकसाल कहाँ कहाँ पर है? भारत में टकसाल होते हैं जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है, जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है। और टकसाल जो है हमारे एक तो नोएडा में है, ठीक है, एक तो नोएडा में है, एक मुंबई में है, ठीक है जी, एक हमारा चला जाएगा इसमें कलकत्ता में है, ठीक है, कलकत्ता में, और इसके अलावा एक है हैदराबाद, ठीक है। तो ये थे वो हमारे टकसाल जहाँ पे बनते छपते हैं। और 1 रुपये से ऊपर की जो करेंसी होती है, 1 रुपये से ऊपर की करेंसी को आरबीआई छापता है या आरबीआई की अनुमति से छपती है। और 1 रुपये के नोट को जो छपता है, जिसकी अनुमति से छपता है, वो होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है ना, वित्त मंत्रालय, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी के उसमें साइन होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के उस पर सिग्नेचर। ये थे आज के इकोनॉमिक्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आने वाली वीडियो के अंदर भी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।